देता है। The types of bonding force vary in their strength as measured by average bond। तो मैंने ये चीज डिस्कस कर लिया कि इंट्रामालिकुलर और इंटरमालिकुलर फोर्स, ठीक है, इंट्रा और इंटर, तो ये वर्ड्स में आप ध्यान दीजिएगा। अगर आ गया क्वेश्चन इंट्रामालिकुलर फोर्सेस बताओ तो आयनिक और कोवैलेंट। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल या वंडरवॉल जो है, ये सारे हो गए। तो ये एक तरीके से दिया हुआ है और ये स्ट्रॉन्गेस्ट है और ये वाले वीकेस्ट हो गए, ठीक है। तो एक आइडिया आपको इस वाली स्लाइड से लग जाएगा। तो सिग्निफिकेंस क्या है वीक इंटरेक्शंस का? बॉन्ड एनर्जी आर डिटरमाइंड रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ लिंकेज। क्या सिग्निफिकेंस होता है? तो यहां पे हम लोग क्या देखते हैं कि इनका बहुत ही कम इंटरेक्शंस होता है। कोवैलेंट बॉन्ड मतलब इसकी ताकत कम होती है, बॉन्ड एनर्जी इसमें रिक्वायर्ड टू ब्रेक द लिंकेज, बॉन्ड एनर्जी इसमें कम होगी, इसमें बहुत ज्यादा होगी। बॉन्ड एनर्जी किसी क्या होती है? इतनी एनर्जी कि हम वो फोर्स तोड़ दें, उस मतलब कोवैलेंट बॉन्ड को हम तोड़ दें, उतनी एनर्जी चाहिए हमको, तो उसे हम उसे बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी 10 स्ट्रॉन्गर देन द 10 2 पावर्स ऑफ 10 स्ट्रॉन्गर देन नॉन कोवैलेंट स्ट्रेंथ, ये ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इसकी बॉन्ड एनर्जी काफी ज्यादा होती है। तो कोवैलेंट बॉन्ड्स होल्ड्स एटम टुगेदर सो दैट द मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म। दे हैव द ग्रेटर एनर्जी, उसमें एनर्जी ज्यादा होती है तो एटीपी ज्यादा लगेगी भाई। उसको कोवैलेंट बॉन्ड अगर आपको तोड़ना है तो उसमें एटीपी ज्यादा लगेगी आपको, लेकिन वीक फोर्सेस में एटीपी आपको इतना नहीं लगेगी, बहुत आसानी से ये ब्रेक हो जाते हैं। दीज वीक फोर्सेस कौन कौन से? हाइड्रोजन, वंडरवॉल, आयनिक इंटरेक्शंस, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, और इसकी एनर्जी 4 to 30 किलोजूल पर मोल। These weak forces create interactions that are constantly forming and breaking the physiological temperature unless the cumulative number imparts stability to the structure generated by their collective actions। तो ये फोर्सेस लगातार बनते रहते हैं फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर में और लगातार टूटते भी रहते हैं। यहां पे मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर कॉम्प्लीमेंट्रिटी डिटरमाइंस बायोमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस वाया मल्टीपल कोवैलेंट बॉन्ड्स। यहां पे दो मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, एक प्रोटीन ए, प्रोटीन बी, और ये प्रोटीन ए, प्रोटीन सी। एक प्रोटीन ए है, ये दोनों से इंटरेक्ट कर रहा है, प्रोटीन बी से भी और प्रोटीन सी से भी, लेकिन इनका इंटरेक्शन अलग अलग है। यहां पे आप देख पा रहे हो कि आयनिक बॉन्ड भी बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन रहा है, हाइड्रोफोबिक, सारे बॉन्ड्स बन रहे हैं तरीके से। यहां पे इतना नहीं बन पा रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये वाला इसके साथ स्टेबल बनेगा और ये इसके साथ ज्यादा स्टेबल नहीं बना पाएगा। तो ये चांसेस ये है कि अगर ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल हो तो ये किसके साथ बाइंड करेगा? इसके साथ। तो ये किस पे डिपेंड किया? वीक जो इस इंटरेक्शंस के ऊपर। अगर वीक इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, और यही एंजाइम में होता है। आप देखते हो जब सबस्ट्रेट के साथ वो बाइंड करता है तो वहां पे क्या, वो स्टेबिलिटी बन रही है, वहां वीक इंटरेक्शन ज्यादा हो रहा है, फोर्सेस ज्यादा लग रहे हैं। अगर सबस्ट्रेट वही, दूसरा सबस्ट्रेट भी वही शेप का आ गया तो वो बाइंड नहीं करेगा। तो ये है कॉम्प्लीमेंट्री शेप्स, चार्ज, पोलैरिटी, हाइड्रोफोबिसिटी। तो वो जब मैच करेगा तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा और वो टाइट बॉन्डिंग होगी। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट, बायोमॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन इज मीडिएटेड बाय वीक केमिकल फोर्सेस। रिकॉग्निशन, हम लोग हमेशा अगर कोई फॉरेन से कोई पार्टिकल आ जाता है बॉडी के अंदर तो उसको पहचान लेता है हमारा सिस्टम, इम्यून सिस्टम पहचान लेता है कि फॉरेन का है, उसके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देता है। या फिर हमारा कोई हार्मोन्स इंसुलिन टाइप में बन गया या कहीं कुछ उसको काम करना है तो वो अपने सिस्टम में जो सेल्स है वहीं पे जाके वो बाइंड करना है उसको। तो रिकॉग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई अगर सही से रिकॉग्नाइज करेगा तभी हो पाएगा। तो यहाँ पे भी ये वीक इंटरेक्शंस आपका काम करेंगे, वीक इंटरेक्शन हेल्प करेंगे इनको, बिकॉज दे आर रीडली रिवर्सिबल। सफिशिएंटली वीक होते हैं ये और आसानी से रिवर्स हो जाते हैं। दिस इंटरप्ले इज इनिशिएटेड अपॉन स्पेसिफिक रिकॉग्निशन बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री मॉलिक्यूल्स एंड अल्टीमेटली कल्मिनेट्स इन यूनिक फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज। तो अलग अलग यहाँ पे एक्टिविटीज के एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है ना। तो अलग नहीं, ये आपका डीएनए वाला है मेरे ख्याल से,
है ना, पोर्शन ऑफ अनबाउंड डीएनए। यहाँ डीएनए एक स्ट्रैंड ये है और एक स्ट्रैंड के ऊपर ये अपना वो चल रहा है, तो उस टाइप से वो उसी जगह पे बाइंड करेगा जहां पे उसको इंटरेक्शन मैच करेगा, नहीं तो वो बाइंड नहीं करेगा। प्रोटीन सिंथेसिस में भी यही काम करते हैं, बाकी वो करने के बाद काम निकल भी जाते हैं उसमें से। तो ये सब आसानी से हो पाता है क्योंकि वीक इंटरेक्शंस काम करते हैं यहाँ पे। तो ये वीक इंटरेक्शन का एक सिग्निफिकेंस है कि दे हेल्प्स टू रिकॉग्नाइज द मॉलिक्यूल, और इजिली जो है रिवर्सिबल हो जाता है वो। वीक फोर्सेस रिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनिजम्स टू नैरो रेंज ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस। हमारी एक रेंज होती है, हर किसी की एक रेंज होती है इन्वायरमेंट की। एक टेम्परेचर होगा जहां मिनिमम आप सरवाइव कर पाओगे और एक मैक्सिमम सरवाइव कर पाओगे, है कि नहीं। बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो भी आपको प्रॉब्लम है, बहुत कम हो जाएगा तो भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये जो रेंज है वो कैसे डिफाइन होती है, विद द हेल्प ऑफ वीक इंटरेक्शंस। अगर ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, वीक इंटरेक्शन लूज होना शुरू हो जाएंगे, वो वीक इंटरेक्शन नहीं रहेंगे, तो उसमें प्रॉब्लम होगी, तो हमें प्रॉब्लम होगी। अगर बहुत कम हो जाएगा तो इतना स्लो हो जाएंगे कि वो काम ही नहीं कर पाएंगे सही से, एनर्जी उनकी एकदम से वो हो जाएगी, उसमें एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, इसमें एनर्जी कम हो जाएगी। तो ये क्या होता है, एक रेंज आपकी डिफाइन करते हैं। वीक इंटरेक्शन से आपकी बायो जो मॉलिक्यूल्स है उनकी रेंज डिफाइन होती है कि ये मॉलिक्यूल इतने में सर्वाइव करेगा, इतने टेम्परेचर पे सर्वाइव करेगा, ये ऑर्गेनिज्म इतने में सर्वाइव करेगा। तो सारा कुछ ये सब आपका वीक इंटरेक्शंस पे डिपेंड करता है। कोवैलेंट बॉन्ड तो बहुत ही हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर जाएंगे, जबकि ये नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, और ये नहीं करेंगे तो आपका कोई फंक्शन नहीं हो पाएगा प्रॉपरली, आपका जो भी बाइंडिंग वाइंडिंग अंदर हो रहा है वो सब कुछ नहीं हो पाएगा। तो बायोलॉजिकल माइक्रोमोलिक्यूल्स आर फंक्शनली एक्टिव ओनली विद इन ए नैरो रेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस। लाइक टेम्परेचर, टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, तुरंत गर्मी लगने लगी आपको, तो बॉन्ड्स टूटना शुरू हो जाएंगे वो धीरे धीरे। आयनिक स्ट्रेंथ, जो आयंस वगैरह हैं उनकी स्ट्रेंथ अगर चेंज हो गई, जैसे आप देखते हो ना ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, सोडियम क्लोराइड, आयनिक स्ट्रेंथ चेंज हो रही चीजों की, है ना, पीएच लेवल इधर उधर हो रहा है, तो वो अगर चेंज हुई तो भी आपकी जो है वीक इंटरेक्शंस पे प्रभाव पड़ेगा। या फिर एसिडिटी हुआ, एक्सट्रीम्स दीज अगर एक्सट्रीम हुआ ये सारे कंडीशंस, तो ये डिसरप्ट द वीक फोर्सेस, और उसके कारण आपका जो फिजियोलॉजिकल नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चीजें हैं वो हो ही नहीं पाएंगी। तो देयर, हाँ वही, मतलब जैसे आपको एसिडिटी वगैरह बनती है तो आप लोग क्या करते हो, बाहर से उसको बेसिक वगैरह कुछ डाल लेते हो जिससे उसकी एसिडिटी बैलेंस हो जाए, है कि नहीं। तो वैसे ही चीजें हैं कि इसमें भी एक रेंज टाइप में बन जाती है। सेंट्रल रोल ऑफ वीक फोर्सेस बायो इंटरेक्शंस रिस्ट्रिक्ट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म टू नैरो रेंज ऑफ फिजिकल कंडीशंस। तो ये वीक फोर्सेस का एक सिग्निफिकेंस है कि एक रेंज में ही वो काम करेंगे, हमारी एक रेंज होती है। तो क्या क्या सिग्निफिकेंस हम लोगों ने देख लिया वीक फोर्सेस का। एक तो ये मॉलिक्यूल को अपने शेप में रखते हैं, आपने मॉलिक्यूल बना लिया, प्रोटीन का निर्माण हो गया सबका, आपने डीएनए ने बना लिया, लेकिन अगर वो शेप में नहीं आएंगे तो वो काम ही नहीं करेंगे। तो एक शेप आपने बना लिया उसका, फिर वो रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, जहां उनको जाना है वहीं काम करेंगे, अगर इधर उधर जाएंगे तो वो काम ही नहीं करेंगे टाइप से। तो वो एक वीक इंटरेक्शन उसमें होगा। फिर एक रेंज हो जाती है मॉलिक्यूल की, उसी रेंज में वो काम करेगा। तो कुल मिला के ये वीक इंटरेक्शंस कई जगह पे आपको हेल्प करते हैं।